PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। PSL एडिशन में आज का दिन आराम का दिन है और खिलाड़ी आई एम श्योर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर देखें तो कोटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 11 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फेहरिस्त हैं, ऑन द टॉप हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं। क्रूशल पॉइंट्स, क्रूशल मैचेस गोइंग टू बी हेल्ड इन लाइक अपकमिंग गेम। और अगर हम थोड़ी सी विकेट्स की बात करें तो जेसन होल्डर और अब्बास आफरीदी ने 15-15 विकेट्स पर कहते हैं अपनी पोजीशन जमाई हुई है। मोहम्मद रिजवान हैज स्कोर्ड 363 रन्स व्हिच इज लाइक वेरी गुड, ही इज ऑन द टॉप। उसके बाद साहबजादा फरहान 320 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ग्रेट चेंज, ग्रेट अचीवमेंट बाय ऑल द प्लेयर्स। मगर आज के दिन क्या होता है, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, क्या स्वॉट एनालिसिस होता है, कौन सी वीकनेस कौन सी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात की जाती है, तो ये सब मैं मालूम करूंगी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साबिक चीफ सिलेक्टर वन एंड ओनली हारून रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आई थिंक जब टीमों को आराम मिलता है, आराम का दिन मिलता है, तो हमें भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बट एनीवे ड्यूटी है तो ड्यूटी करनी है। आई थिंक बड़ा आपने पर्टिनेंट ये सवाल आपके जहन में आया हुआ है, जो कि इन रेस्ट डेज में क्या करती हैं। जी सर। होता यही है कि जब आप किसी मैच को खेलने के बाद ना उसको एनालाइज करते हैं। आप अगर आप मैच जीते हुए हैं तो जीतते हुए आप अपनी खामियों पे नज़र रखते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम हार रहे होते हैं ना, उस वक्त तो हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हर कोई बुरा भला कह रहा होता है कि जी आपने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। टीमें इंप्रूव उस वक्त करती हैं जब वो जीतने के बाद अपनी खामियों पे नज़र रखें और उनको इम्प्रूव करें। अब जितनी भी टीमें ऑब्वियसली जो भी आजकल प्रैक्टिस कर रही होंगी, अपने उनको पिन पॉइंट करेंगी जो जो गलतियाँ हुई। फॉर इंस्टेंस अगर उनसे फील्डिंग में लैप्सेस हुए, कैचेस में लैप्सेस हुए, तो वो ड्रिल्स को बढ़ा देंगे, कैचेस थोड़े ज़्यादा कराएंगे, ताकि फील लेने की बात होती है। ये नहीं होता कि आपको रगड़ा लगा देंगे कि क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर मैं 5 कैच करता था, मुझसे नहीं हुए, तो मैं उसको 10 कैचेस आदत बनाऊंगा कि मेरे हाथ में बॉल लग रही है। क्या बॉल अगर रनिंग कैचेस है तो मुझे कितनी देर में बॉल के नीचे पहुंचना है, कैसे। बैटिंग की अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ आपने ऑफ स्टंप की बॉल को इधर मार दिया तो क्यों मारा, अगर आपको वहाँ फील्डर्स थे या नहीं थे, आपने बगैर सोचे समझे मार दिया। सो ये वो सारी चीज़ें क्योंकि कैप्चर की हुई होती हैं। सो जो एनालिस्ट होते हैं टीम मैनेजमेंट के साथ मिलके बैठ के वो देखते हैं कि बैटर्स ने कहाँ कहाँ किन एरियाज में गलती की, ऑपोजिशन ने कहाँ कहाँ फील्डर्स रखे हुए थे और हमने किस तरह उनके ट्रैप में खेला। फॉर इंस्टेंस अगर जैसे हम देखते हैं कि साहबजादा फरहान को हर कोई आके जो है बाउंसर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बाउंसर पे वीक हैं। स्क्वायर लेग पे उनका एक फील्डर खड़ा हुआ होता है और ये जब भी हुक करते हैं गेंद वहाँ पर कैच हो जाता है। सो ये वो चीज़ें साहबजादा फरहान पे कोई काम कर रहा होगा, यार आपको यहाँ मारने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑफ स्टंप के ऊपर से भी मार सकते हो, या आप कोशिश करें आप मिड विकेट पे जहाँ फील्डर नहीं होता, तो जिस जगह पे फील्डर नहीं है वहाँ पर आप अटैक करने की कोशिश करें। तो फिर फील्डिंग जो प्रैक्टिस में इस तरह की ड्रिल्स करवाई जाती हैं। अच्छा। इसी तरह बॉलर जो है अगर देखा कि आपने यॉर्कर करनी थी और आपने फील्डर फाइन लेग का ऊपर लिया हुआ था, थर्ड मैन का फील्डर ऊपर लिया हुआ था, आपने शॉर्ट बॉल कर दी, आपको उन्होंने आगे हुक कर दिया, फाइन लेग के ऊपर छक्का हो गया या चौका हो गया, आपको थर्ड मैन के ऊपर से मार दिया, आपको इसका मतलब आपकी लाइन और लेंथ गलत थी, तो आपने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करनी है। कोई बात नहीं हुआ, जितनी मर्जी आपको हिट पड़ जाएगी, इसलिए कि आपने फील्डर लिए हुए। सो ये वो होती हैं जो टेक्निकल मिस्टेक्स आपने की भी होती हैं अपने पिछले मैचेस में, जो आपकी हार का भी जिम्मेदारी की वो बनती हैं जामिन, और आपके जीत में भी आपको वो गलतियां नज़र आती हैं कि आपने ये किया। अगर मैं 60 रन पे बैटिंग कर रहा हूँ और मैं उसको कहीं भी मार सकता था, मैंने फील्डर की तरफ मार दिया। सो अगर वो मैं फील्डर की तरफ ना मारता तो हो सकता है मेरा सेंचुरी का चांस हो जाता, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर ऑफ बॉल्स थी। सो ये चीज़ें जो है ना, फिर आप उनमें डिस्कस करके प्लेयर और कोच जो है वो अग्री करते हैं, हाँ हमने ये करना है, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो सर ये सब टीमें और ये भी देख रही होती हैं कि इस टेन्योर में या इस ड्यूरेशन में हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स थी, या हमने इस तरफ प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ में काम किया। तो जैसे आपने बताया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वाहिद टीम है जिनको पता होता है, अपना एनालिसिस बहुत अच्छा करती है। व्हाट अबाउट अदर टीम्स? नहीं, एनालिसिस तो हर कोई करता होगा, लेकिन मैं उसकी जो बात कर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो स्टैट्स पे बहुत जाते हैं। ओके। एनालिसिस तो हम तो जैसे मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा एक प्लेयर जो है वो वहाँ पर आउट हुआ तो मैंने तो पहले से किया, लेकिन वो जो स्टैट्स वो लेते हैं वो ये लेते हैं कि
वेरी डिफरेंट सिचुएशन में अगर 1 से 6 ओवर्स के दरमियान कौन सा बॉलर बॉलिंग करने आया, उसको किस एरिया में ज़्यादा हिट हुई, तो वो ये ज़हन में रखते हैं कि हाँ यहीं वो बॉलिंग करेगा, आपको यहीं टारगेट करना है, ठीक है। फिर वो लेकर आते हैं कि जी 7 से 15 ओवर के दरमियान कौन कौन से बॉलर्स आए, स्पिनर्स आए तो उनको कितना एवरेज, यानी कितने आपने स्ट्राइक रेट से उसको खेला, कितने आपके कौन सा ऐसा बैटर है जिसने उसको अच्छा टैकल किया, तो वो फिर उस तरीके से अपने प्लेयर्स को उस तरफ लेके जाते हैं। वेयर एज नॉर्मली तो इतना लंबा चौड़ा कोई स्टैट्स नहीं देखता, तो फिर वो बॉलर को भी उसी के मुताबिक यूज़ करते हैं जहां उसने कम रन्स दिए हुए हों। इसी तरह कभी कभी आप देखते होंगे अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस ले आते हैं कि शादाब को ओवर भेज दिया कि इसका 4 नंबर पे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सो ये जिस भी टीम के खिलाफ जाएगा 4 नंबर पे ये रन्स कर देगा तो टीम का फायदा हो जाता है। सो ये चीज़ें वो स्टैट्स के हिसाब से करते हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर हमने देखा कि इमर्जिंग प्लेयर्स का हर टीम ने अपनी एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाया है और ज़्यादा भी खिलाए हैं मगर डिफरेंट खिलाए हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि इमर्जिंग प्लेयर्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर द नेशनल टीम? देखिए वो सबसे तो बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको इमर्जिंग प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट हुआ है इसीलिए है कि आप ऐसे पोटेंशियल क्रिकेट आपको पता लग जाए कि इसमें स्किल्स का लेवल अच्छा है, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और ये जो है ये आगे जाके आपके मुल्क को भी सर्व कर सकता है और आपकी फ्रेंचाइज की टीम को भी सर्व कर सकता है। आई थिंक इस हम पूरे उसमें देख रहे हैं कि काफ़ी 5 से 6 इमर्जिंग प्लेयर्स जो थे वो सामने आए हैं और उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस भी दी है। सो उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आध तो प्लेयर मुझे अगर लाहौर कलंदर का याद आता है तो वो तो उनके डेवलपमेंट का ही प्लेयर है। नईम उसने तो इतने रन्स नहीं किए, लेकिन आखिर के मैचेस में आके नईम को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि ही इज़ अ गुड पावर हिटर। वो बल्ले के साथ बिल्कुल सीधा खेलता है और वो ग्राउंड को यानी बाउंड्रीज को क्लियर करने की भी महारत रखता है। लेकिन ये जेन्युइन किस्म के लोग हैं, ये हो गए। अब अगर इसका आप देखेंगे इसने 8 मैचेस में 182 रन्स किए हैं और इसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखते हैं तो 152 विच इज़ नॉट बैड। सो इस प्लेयर के ऊपर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अभी तक सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है, यानी लाहौर कलंदर से खेल रहा है। इसको अब खेलना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसको अब जाना चाहिए किसी ना किसी रीजन में, ये इसको जाना चाहिए किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, ताकि ये अब तो देखें ना PSL होगा 1 साल के बाद, इस दरमियान ये क्या करेगा। सो वो जो दरमियानी पीरियड है उसमें इसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जितने भी नेशनल लेवल के T20 टूर्नामेंट्स होते हैं या 50 ओवर्स के टूर्नामेंट्स होते हैं या फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें इसको पार्ट होना चाहिए ताकि ये और अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करे और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कोचेस जो साथ होंगे वो उसको और ज़्यादा उसके ऊपर बेटरमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा इजाफा है, आई थिंक सो, और फील्डर भी बुरा नहीं है। सो ये एक आप ऑप्शन देख सकते हैं कि हम इसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान को जिस किस्म का ओपनर चाहिए ये उसका रोल प्ले कर सकते हैं। सर मुल्तान सुल्तान की उबैद शाह ने 7 मैचेस में 11 विकेटें हासिल की। उबैद शाह जो हैं इज़ अ ब्रदर फॉर नसीम शाह। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? उबैद शाह जो है ये अंडर 19 की उसमें से लॉट में से आए थे। ये पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं, तेज़ बॉलिंग करते हैं, एक 144, 145, 146 पे भी ये करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल यंग है, रॉ है। मैं इनको देखता हूँ, इनको लाइन और लेंथ के ऊपर अभी इतना कंट्रोल नहीं है। ये एट टाइम्स तो जहाँ इनको हेल्पिंग विकेट मिल जाती है वहाँ तो तंग करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में मैंने देखा है ये शॉर्ट बॉल करते हैं। सो ये एरिया ये अपने प्लेयर को भी नुकसान पहुँचा देते हैं कभी कभी जज्बात में आके, बेचारे उस्मान को टीम से ही निकाल दिया। लेकिन आई थिंक इसका भी अगर आप देखें तो इसने बुरी मतलब परफॉर्मेंस नहीं है। 8 मैचेस में अगर 11 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी रेट नॉट बैड, क्योंकि T20 में आप एक्सपेक्ट करते हैं 8 से 10 के दरमियान रहेगा। स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है, एवरेज इसकी 26.18 बनती है पर विकेट, बेस्ट इनका 337 है। अगेन ये जो एक PSL में 1 साल का वक्फा है, उस वक्फे के दौरान ये क्या करेगा, ये वो मैनेजमेंट है जो बहुत ज़रूरी है कि ये क्या एकेडमी में जाएगा, क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट में किस टीम का पार्ट बनेगा, क्या मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। सो ये जो है ना, अब जो भी थिंक टैंक है, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहाँ के जो कोचेज़ हैं, जो ये जो फ्रेंचाइज लाहौर जिस भी टीम में ये आजकल खेल रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोकल एसोसिएशन है या कोई लोकल डिपार्टमेंट जो जिसको प्लेयर्स चाहिए, उनके साथ
टाई अप करना चाहिए ताकि इनकी भी जो है ग्रोथ शुरू हो जाए और किस तरीके से इनको सर भी तो ये मुल्तान सुल्तान के साथ खेल रहे हैं और मुल्तान सुल्तान का जी एग्जैक्टली उनकी अपनी एकेडमी भी है, वो उनको लेकिन नहीं एकेडमी से नहीं, इनको मैचेस मिलने चाहिए। देखिए इंप्रूवमेंट सिर्फ उसी सूरत में आएगी, नेट प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आपकी इंप्रूवमेंट उसी सूरत में आएगी ये नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे। इन सब के बहुत कम फर्स्ट क्लास मैचेस हैं अभी, बहुत कम नेशनल लेवल के ऊपर आप देखते हैं 6 मैच 4 मैच 5 मैच, ये इंप्रूवमेंट का पैमाना नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें तो टेलीनॉर की, अगर आप देखना चाहते हैं मैच, उनकी अपडेट्स, प्रेडिक्शंस, एनालिसिस और मैच की ढेरों ढेर अपडेट्स, तो डाउनलोड करें माय टेलीनॉर ऐप और ये सब और बहुत कुछ आप देख सकते हैं, सीख भी सकते हैं और बहुत से इनामात भी जीत सकते हैं। सर दैट्स अ गुड थिंग, अगर आप ऐप के जरिए यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। बिल्कुल ज़रूर। सर अच्छा वील टॉक अबाउट अली रज़ा, हमेशा से ही उनका जो नाम है वो आ रहा है, वेरी मच फोकस्ड, और पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं और आई थिंक 6 मैचेस में उन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं। नहीं बहुत अच्छा प्रॉमिस नज़र आ रहा है, मुझे बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है उन्हें, वो भी अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो इट मीन्स कि उनमें पोटेंशियल है, तो अंडर 19 लेवल के ऊपर वो पिक हुए, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया होगा, तेज़ बॉलिंग करते हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, अभी बहुत लीन हैं। आई थिंक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। न्यूट्रिशन का भी मुझे एलिमेंट लगता है कि इनको अच्छे तरीके से उनको इसकी खुराक का जो है वो ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके जो मसल्स की जो बिल्डिंग उसको आप करना है कि किस तरीके से उसको मजबूत करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं जो इनके साथ टीम के साथ लोग मौजूद होते हैं, जिसमें ट्रेनर्स भी हैं, जिसमें डाइटिशियंस भी हैं, सो उनको इसके ऊपर बहुत काम करना होगा। 7 मैचेस में 9 विकेट्स लेना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, और वो भी आपके सामने बड़े मजे में प्लेयर्स खेल रहे थे। और इकोनॉमी रेट देखिए कितना अच्छा है, 8.03, 24 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट बनता है 1 विकेट लेने का, 4 for 21 बेस्ट है। सो आई थिंक ये अनदर प्लेयर जिसको ये नेक्स्ट ईयर में बड़े अच्छे तरीके से और उसको ग्रो करने के लिए, ग्रूम करने के लिए इसकी बड़ी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कौन सी टीम में जाएगा, कितने मैचेस खेलेगा, जितने ज़्यादा मैचेस खेलेगा प्लस इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट को अगर आप मॉनिटर करेंगे, सो मुझे लगता है कि ये लड़का भी आपको आगे जाके पाकिस्तान को सर्विसेज दे सकता है। बिकॉज ऐसा ही है, नाउ विल टॉक अबाउट हसन नवाज फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। वी हैव सीन हिज परफॉर्मेंस, हिज शॉट्स, उनके विनिंग शॉट्स जो थे जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाया। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए हसन नवाज को तो ऑलरेडी इसी बेस के ऊपर पाकिस्तान टीम ने सिलेक्ट भी कर लिया था और उसको बहुत जगह दौरों पर लेके भी गए। काफ़ी अच्छी सेंस ऑफ टाइमिंग है, ओपनिंग बैटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको क्योंकि जगह नहीं मिली, सो ये नीचे आके बैटिंग करते हुए इन्होंने जिस तरह का ये मैच जिताया, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था। इन्होंने क्लीन हिटिंग करते हैं ये, और इनके उसमें बैट में पावर भी है, और ये तो वो 3 कैचेस छूटने के बाद जो इन्होंने मैच जिताया, लेकिन इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है। इनको तो हेल्प किया इनके ओपोनेंट्स ने कि इनके कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन स्टिल इन्होंने ये चीज़ तो दिखाई कि इनमें कॉन्फिडेंस का लेवल है और स्किल्स भी हैं इनके पास, ये बाउंड्रीज को क्लियर करने की महारत भी रखते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि ये भी शॉर्टर फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इन फ्यूचर। बट देन अगेन आप देखेंगे 8 मैचेस में 150 रन इन्होंने किए हैं, स्ट्राइक रेट 129 है, जो भी आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि ये बहुत नीचे जाके बैटिंग करते हैं। अभी ऊपर जाएंगे तो ये स्ट्राइक रेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि 6 ओवर्स का एडवांटेज सबको मिलता है। सो 8 छक्के और 6 चौके लगा चुके हैं, दिस मीन्स कि क्लियर कर सकते हैं बाउंड्रीज को ही। सो इनके ऊपर भी अगेन आई वुड से कि जो इनकी जो फ्लॉज मुझे कुछ नज़र आए हैं, जिसके ऊपर जो कोचेज़ जो हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी टेंडेंसी नज़र आ रही है कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को ये मिड विकेट की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह आप देखते होंगे इनके टॉप एज होते हैं और गेंद जो है वो कभी विकेट कीपर के ऊपर से चली जाती है, कभी थर्ड मैन चली जाती है, कभी आप पॉइंट की तरफ चली जाती है। सो ये अगर इसी बॉल को अगर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश करें, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिस से और ड्रिल्स के साथ आता है और फिर मैच पे इसको ये अप्लाई करें अपने आप को। सो मेरे अपने नज़दीक इनमें भी मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है, फील्डर भी अच्छे हैं, सो यंग भी हैं अभी। सो आई थिंक जो यंग लड़के होते हैं उनमें ये शुरू में ये जो फ्लॉज आपको नज़र आते हैं, लेकिन अगर अर्ली ही डेज में आप डिटेक्ट कर लें और उसके बाद काम कर लें तो ये बहुत बेहतर होता है। सर कैन ही बी ए गुड ओपनर? ये T20 के फॉर्मेट की तो मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं, वहाँ आपका
टेम्परामेंट डेवलप होता है कि आप लंबा खेलते हैं, आपको पता है कि 3 सेशन है, आराम से खेलेंगे, स्ट्राइक रोटेट 90 ओवर्स अ करेंगे। डे है इसमें, तो क्योंकि आपको तो मारना ही मारना है ना। आपको फर्स्ट 6 ओवर्स, आप एज एन ओपनर जाते हैं तो फर्स्ट 6 ओवर्स में आपने उसका एडवांटेज लेना है। 2 फील्डर बाहर खड़े हैं, आपने जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं उतने बना के दें। सर बिल्कुल ऐसा ही है। अभी और भी इमर्जिंग टैलेंट हमारे साथ है जिनके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स की। PSL एडिशन 10 के जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, उन्होंने क्या टीम को संभाला दिया है या वो टीम के लिए एक हेडेक बने हैं। तो अब हम बात करेंगे, हमारे जो लास्ट प्लेयर थे हमारे पास थे वो कराची किंग्स के साद बेग। सर उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। साद बेग को अंडर 19 में सिलेक्ट किया गया था। वो उसने अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 को कैप्टन भी किया हुआ है। अच्छा उनके हेड है और वो टीम को बड़ा अच्छा उन्होंने लीड भी किया था। लेकिन मुझे अभी लगता है कि प्रॉब्ली ये T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बिल्कुल रॉ है। विकेट कीपर बैट्समैन है, ये कोशिश इन्होंने की है लेकिन अभी तक इनमें वो अथॉरिटी तो नज़र नहीं आई जो कि T20 में होनी चाहिए। चंद एक ये वाली इनिंग तो इन्होंने इतनी बुरी नहीं खेली थी, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है। एक्सपीरियंस गेन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट में भी हैं और अपनी एसोसिएशन से भी खेलते हैं, तो इनको तो पाथवे मिल गया हुआ है। ये तो आगे जा रहे हैं। इन्होंने अभी 3 ही मैच खेले हैं, 54 रन बनाए हैं। 135 का स्ट्राइक रेट है क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी इनिंग अभी ये नहीं खेल सके, लेकिन यस पोटेंशियल है। लेकिन T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आई थिंक एंड अगेन जो कोचेज़ और जो इनका टीम का स्टाफ इनके साथ लगा हुआ है वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करके और इनको ग्रूम करवा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं। सर सजेशन यू हैव गिवन कि इन सब प्लेयर्स को इस PSL के बाद कोई ना कोई डोमेस्टिक फोरम ज्वाइन करना चाहिए। इसके बगैर तो ये आगे फर्दर ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया और आपने फिर अगले साल PSL की टीम में बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपने अपनी अपनी टीमों में रख लिया तो वो तो यही कहेंगे जी पिछली PSL की परफॉर्मेंस पे हमने इसको रखा। अगर इन बिटवीन कोई क्रिकेट ही नहीं है तो जैसी भी इनकी फॉर्म होगी, जैसी भी इनकी फिटनेस होगी, वो फिर उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए ये मनाने के लिए कि जी ये अच्छे हैं, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए। अगर अभी अंडर 19 के लेवल पे और अगर पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ इनको परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये ओवर एज हो गए हुए यानी क्रॉस कर गए हुए 19 ईयर्स की लिमिट, तो देन इनको किसी न किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, और वहाँ पर कोचेस के साथ मिलकर अपनी जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो उसमें फिज़िकल फिटनेस आती है, इनके स्किल्स लेवल आते हैं, इनकी टेक्निकल अवेयरनेस आती है, इनकी टेक्निकल अवेयरनेस आती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर इनको मुसलसल काम करते रहना चाहिए। और जितना ज़्यादा ये उसके ऊपर काम करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी सीखते हैं ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस और जो भी कोचिंग सेशंस, वो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब ये मिडिल में जाके खेलते हैं। तो देन आई थिंक आपको फिर आप इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं कि जो कुछ भी इनके ऊपर काम हुआ ये डिलीवर कर रहे हैं नहीं। बिल्कुल आपको इसी तरह समझेंगे जब आपका कोई बच्चा जिसके लिए आजकल आप बहुत परेशान होती हैं, आपका बेटा जो है उसको बड़ी मुश्किलों से तैयारी करता है एग्ज़ाम्स की। सो एग्ज़ाम्स की तैयारी जितनी भी होती है अच्छी, उतना ज़्यादा जाके वो एग्ज़ाम अच्छा देगा। अगर वो तैयारी ही अच्छी ना हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो एग्ज़ाम में जाके जो है अच्छे नंबर्स लेके आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड एग्जांपल। सर हम बात कर रहे थे, आपने कहा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, तो PCB ने अनाउंस किया कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चराइज किया जा रहा है। सर रीस्ट्रक्चराइज करने से क्या मुतरादिफ है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इससे पहले भी होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी डिबैकल होता है, जब भी पाकिस्तान की टीम बुरा परफॉर्म करती है, सो इसी तरह ये लोग बैठते हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी हमने ये चेंजेस ले आए। आई थिंक इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर की, कहाँ का प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ का फ्लॉज हैं। 3-4 बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर इनको नज़र रखनी चाहिए। नंबर 1 क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास ग्राउंड्स का फुकदान है, किसी किस्म की ग्राउंड्स आपके इस काबिल नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास के मैचेस सिवाय इन बड़े सेंटर्स के बाकी जितने भी ग्राउंड्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर सके। नंबर 2 कि आपके पास जो एसोसिएशन्स का रोल है उसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया हुआ है। एसोसिएशंस कुछ भी नहीं कर रही। 106 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस हैं और 16 इनके रीजनल, जिन रीजन्स के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस आती हैं।
तमाम का तमाम काम जो है वो क्रिकेट बोर्ड बैठ के यहाँ से सेंटर से करता है और इनको बिल्कुल एम्पावर नहीं किया हुआ। आई थिंक अब हाई टाइम हो गया। हमने हमेशा चेंजेस किए हैं कि डिपार्टमेंट की टीमें कम कर दो, ज़्यादा कर दो, इनको मिला के खिला दो, एसोसिएशन को डिपार्टमेंट्स को मिला के खिला दो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर 2-3 साल के बाद हम यही चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने एम्पावर करना है अपनी एसोसिएशंस को जो आपके आर्म्स हैं। आपने रीडिफाइन करना है डिपार्टमेंट के रोल जो सिर्फ 2 से 3 महीने इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर जब तक इनके रोल्स को इन्हेंस नहीं किया जाएगा, जब तक एसोसिएशंस को एम्पावर नहीं किया जाए, ताकि उनको अकाउंटेबल बनाए ना। अभी तो एसोसिएशंस कहती हैं हम क्या करें, हमें तो कुछ भी पावर नहीं है, हमें ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। क्लब क्रिकेट हम वो भी क्रिकेट बोर्ड कराता है और हम उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं। सो ये इश्यूज़ हैं और ये सिर्फ 3 से 4 दिन की मीटिंगों में ये सिलसिले नहीं होंगे। ये तो आपकी एक अच्छी खासी ब्रॉड बेस्ड एक क्रिकेट कमेटी बने और उसको टास्क दिया जाए 2 से 3 महीने 4 महीने, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 महीने का गैप है। वो बैठ के इन डेप्थ स्टडी करने के बाद देखें कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ हमें अच्छा काम करना चाहिए और वहाँ पर हमें कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं। क्या हम ऑपरेशंस के ऐसे टूल्स अपनाएं जिससे एसोसिएशंस खुद ब खुद सेल्फ रिलायंट हों और वो उनकी मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से चल सके। इस वक्त जो एसोसिएशंस है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पे चल रही होती हैं वॉर, ठीक है ना, तो उनके ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ना। जैसे क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, डोमेस्टिक का अलग है, इंटरनेशनल का अलग है। सो यही मॉडल नीचे जाने चाहिए ना। सो एसोसिएशन के भी अपने अपने ऑप्स होने चाहिए ताकि वो अपने काम करें। उनको अपना एनुअल कैलेंडर बनाए, वो अपने रीजन का अपनी डिस्ट्रिक्ट का अपना एनुअल कैलेंडर बनाए ना, जिसमें क्लब क्रिकेट आती है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आती है, रीजनल आती है, तो सारी चीज़ें वो करें। तो ये काम करेंगे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई टूर्नामेंट हार जाएंगे, फिर इसी तरह बैठे हुए होंगे अब क्या करें। अब देखें ना, अब 18 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही हैं। ये कैसे हो सकता है 18 टीमें जिनमें स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है। कल ही मैं पढ़ रहा था अंडर 19 में एक टीम ने कोई पता नहीं 200 और 300 रन कर दिए, दूसरी टीम 37 रन पे आउट हो गई। सो क्या कॉन्टेस्ट है, बैलेंस ही कुछ नहीं है। आप ये देखो तो सही कि किस तरीके की क्रिकेट आपके मुल्क में हो रही है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर सिक्सेस की अगर आपने भरमार देखनी है तो डाउनलोड करो माय टेलेनॉर ऐप और लाइव मैचेस अपडेट के साथ साथ हासिल करो वीकली प्राइमरी ऑफर्स और धमाकेदार ऑफर्स। तो जल्दी से ये टेलेनॉर ऐप आप लोग डाउनलोड करें और मज़े किस्म के, कहते हैं ना, मज़ेदार किस्म की अपडेट्स लें। और मैच में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि कैप्चर किए जाते हैं। हमने देखना ये कि टेलेनॉर वूहू मोमेंट्स ने कौन से जो मैचेस की क्रक्स मोमेंट्स हैं वो कैप्चर किए हैं। लेट्स सी। लेग स्टंप के बाहर गेंद का खमियाजा भुगता है और साइम अयूब के छक्के ने। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में चाहो एंटरटेनमेंट, तो लगाओ टेलेनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। तो सर वूहू तो हम कह ही रहे हैं, हर चौके पे हर छक्के पे ही वूहू कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि वाकई जिस किस्म के चौके और छक्के लग रहे हैं वूहू वाले ही हैं। क्योंकि कल जिस तरह उसके बैट से निकले हैं साइम अयूब, पुरानी याद थोड़ी ताज़ा करा दी। आई होप वो कंटिन्यू करें इसके साथ ही, क्योंकि उनकी जब बैट पे बॉल लगती है तो वाकई देखने वाले को लुत्फ आ जाता है। वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, अच्छा उनका आई अच्छी है, बड़ी अच्छी पोजीशन में जल्दी आ जाते हैं और बाउंड्री क्लियर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो पाकिस्तान के जो भी हम ये पीएसएल देख रहे हैं, इसमें हमें नज़र तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूक्लियस बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान की फ्यूचर T20 के स्क्वाड का। आई होप कि इसी अंदाज में जो सेलेक्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं और उनको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपके पास इन स्टोर है क्या और किन किन लड़कों के ऊपर हमें काम करना चाहिए और कैसे हम उनको अपने फोल्ड में लें और उनको हम फिर ट्रेन करें और उनको तैयार करें बड़ी क्रिकेट के लिए। सो बिल्कुल ऐसा ही है। आईसीसी रैंकिंग में तो इनकी पोजीशन बहुत नीचे गई हुई है, 5वें 7वें और 8वें नंबर पे। आई होप ये जो न्यू टैलेंट है ये पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम टीम के तौर पर सामने आए और हमारी आईसीसी में रैंकिंग भी बेहतर हो। लेकिन लेट्स सी कि व्हाट्स कुकिंग ऑन द पॉइंट टेबल। अगर पॉइंट टेबल पर नज़र डालें तो ग्लैडिएटर्स जो हैं वो टॉप पे हैं और उसके बाद जो हमारे साथ सर आ रहे हैं वो कौन कौन हैं? यूनाइटेड। बिल्कुल जी, अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त ये आपको पॉइंट्स टेबल सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 टीमें वाय कर रही हैं टॉप 4 में आने के लिए, जिसमें से 4 तो काफ़ी अच्छी तरह बैठी हुई हैं, जिनके पास 2-2 मैचेस हैं, जिसमें ज़ल्मी भी शामिल करता हूं मैं, किंग्स यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स, जिनके 8-8 मैचेस हुए हैं और उनके पॉइंट्स 11, 10, 10 और 8 हैं।
क्योंकि ज़ल्मी के पास 2 मैचेस हैं, तो इसलिए मैं उनको ये एडवांटेज दे रहा हूँ कि अगर वो अपने दोनों मैचेस जीत लेती है तो वो 12 पॉइंट्स के साथ ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। वेयर एज कलंदर्स के लिए मुझे सिर्फ इशू ये नज़र आता है कि उनके पास एक मैच है, अगर खुदा न खास्ता वो एक मैच हार जाते हैं तो वो 9 पॉइंट पे ही रहेंगे। सो उनके लिए इशू हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी आप देखेंगे 11-10 पे बैठी हैं ऊपर की तीनों टीमें, ग्लैडिएटर्स, यूनाइटेड और किंग्स। सो ज़ल्मी अगर दोनों मैच जीत जाती है तो वो भी थ्रू हो जाएगी। इसलिए कलंदर का तो जो मैच है वो तो डू एंड डाई सिचुएशन है। कलंदर एंड ज़ल्मी में आपस में मैच होगा। नहीं, लेकिन कलंदर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना हारना, उसके मैच है उसके पास। वो तो फिर भी आप देखें कि अगर ज़ल्मी फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ एक मैच हारती है तो फिर भी उसके पास एक मैच है जो 2 पॉइंट लेके वो 10 पे जा सकती है। लेकिन अगर कलंदर मैच नहीं जीती तो वो तो 9 पे ही रहेगी, वो 10 पे, वो तो इससे आगे जा ही नहीं सकती ना। इसलिए उसको बहुत ज़रूरी होगा अपना अगला मैच जो है उनका जीतना, अगर उन्होंने टॉप 4 में जाना है तो। तो इस तरह है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई है, और अगर हम देखते हैं मोस्ट विकेट्स के ऊपर नज़र डालते हैं और मोस्ट रन्स पे डालते हैं, तो विकेट्स पे तो रिजवान जो हैं, रन्स के ऊपर रिजवान जो हैं वो इस वक्त टॉप कर रहे हैं, और रिजवान इज़ 363 रन्स के साथ, और फिर साहबजादा फरहान 320 पे हैं, फ़खर जमान जो है 309 पे, जेम्स विंस 294 एंड देन गोज़ टू आई थिंक अब्दुल्ला शफीक इज़ 254। रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे अब लगता है कि उसके तो इतने मैचेस अब नहीं रहे, तो वो तो आप देख लेंगे 363 पे ही वो खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ ऐड कर लेंगे अगर अगला मैच अगर वो खेलते हैं। साहबजादा फरहान जो है उनके पास अभी कुछ है, 2 मैचेस का उनके पास क्वेश्चन है, 320 पे है। फ़खर जमान 309 रन पे हैं, 9 मैचेस वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। सो मेरे अपने नज़दीक जो है फाइट अभी भी टॉप 3 में ही है। विंस अगर टॉप 4 में जाने वाले प्लेयर्स जितने भी होंगे उनके पास 2 से 3 इनिंग्स और मिल जाएंगे। सो बिल्कुल ऐसा ही है, और आज जो है आराम है, कल होगा मैच ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेट्स सी हू विंस द मैच। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।